दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा द गर्ल हु कैन, जिसे लिखा है आमा आटा आइडू ने। ये कहानी है अफ्रीका की एक कंट्री घाना की। ये देखो यहाँ पर ये कंट्री है घाना, और यहीं पर एक बच्ची रहती है जिसका नाम है अर्जुआ। इस कहानी की नरेटर भी अर्जुआ ही है, और ये पूरी कहानी आपको अर्जुआ ही सुनाएगी। लोग बोलते हैं कि मैं हसोडसी नाम की जगह पर पैदा हुई थी। हसोडसी जो कि एक बहुत ही बड़ा गांव है, और ये गांव हमारी कंट्री घाना के बीच में आता है, बीचम बीच आता है, सेंटर में। दे ऑल्सो से डैट व्हेन ऑल ऑफ अफ्रीका इज नॉट choking अंडर ड्राउट, हसोडसी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉइल। लोग ये भी बोलते हैं कि जब अफ्रीका में सूखा नहीं पड़ता तब हसोडसी की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। और हसोडसी को उसकी बढ़िया मिट्टी के लिए जाना जाता है, फर्टाइल मिट्टी के लिए जाना जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब अफ्रीका में सूखा पड़ेगा ना तब हसोडसी में भी उसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि हसोडसी में हमेशा मिट्टी अच्छी रहती है। जब सूखा नहीं पड़ता अफ्रीका में तब वहाँ की मिट्टी बाकी गाँव से ज़्यादा अच्छी रहती है, फर्टाइल रहती है। लेकिन जब अफ्रीका में सूखा पड़ेगा तो उसकी चपेट में हसोडसी भी आएगा। हसोडसी की मिट्टी बढ़िया है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन जब अफ्रीका में सूखा पड़ेगा ना तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। इसलिए कहा गया है कि जब अफ्रीका में सूखा ना पड़े तब पता लगता है कि कितनी बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की। और शायद इसी वजह से जब मैं अपना खाना ख़त्म नहीं करती हूँ ना तब नाना बोलती है, तुम एडजुआ, तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी क्या है, तुम नहीं जानती हो कि ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। दोस्तों नाना एडजुआ की ग्रैंड मदर है और बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है। थोड़ी पुराने ज़माने की थिंकिंग है इनकी, और इन्हें पता है कि लाइफ कितनी मुश्किल है, लोगों को खाना कितना मुश्किल से मिल पाता है। तो जब भी कभी एडजुआ खाना छोड़ देती थी तब नाना उसको थोड़ा सा डांट लगाती थी, कहती थी कि तुम जानते नहीं हो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है बेटा। अब एडजुआ तो बहुत छोटी बच्ची थी, उसे क्या पता है कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में। तो वो बोलती कि जहाँ तक मैं देख सकती थी ना, मुझे तो बस एक ही परेशानी नज़र आती थी, और नाना जो परेशानियाँ बताती थी उन परेशानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जो नाना बोलती रहती थी कि बेटा बड़ी परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में और ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ये सब परेशानियाँ मुझे पता ही नहीं थी। मुझे तो बस एक ही परेशानी पता थी, या फिर मेरी मामी को जो परेशानियाँ दिखाई देती हैं वो सब परेशानियाँ अलग हैं। मुझे तो बस एक ही परेशानी है, और वो परेशानी इन दोनों की परेशानियों से अलग है। नाना और मेरी माँ इन दोनों की परेशानियों से अलग हैं। रुको मैं समझाता हूँ आपको। एडजुआ कह रही है कि जो बड़े लोगों की परेशानियाँ हैं ना, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आती, मुझे तो बस एक ही परेशानी है। और वो कौन सी परेशानी है वो बोलती है, कहती है कि ये लोग कहते हैं कि मैं 7 साल की हूँ, और मेरी परेशानी ये है कि 7 साल की उम्र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सोच तो सकती हूँ, मेरे समझ में तो आती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन शायद मुझे वो ज़ुबान नहीं आती जिससे मैं उन चीज़ों को बयां कर सकूँ, उन चीज़ों को बता सकूँ। आई डो नॉट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज टू स्पीक दैम आउट। पता ही नहीं कि जो चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उन्हें बयां कैसे करूं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत 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 बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें बताया जाए या फिर चुप रहा जाए। अगर मैं अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को बता दूं तो ये लोग हंसने लगते हैं ये लोग ज़ोर ज़ोर से, और फिर ये इतना आसान भी नहीं है। चलो अगर मान लो रिस्क मैंने लिया, अगर मैंने रिस्क लिया भी कोई सीरियस बात बताने का, तो भी बहुत बहुत मुश्किल है किसी बड़े की अटेंशन ले पाना, उसके साथ कुछ सीरियस बात कर पाना। सबसे पहले नाना की बात करते हैं। पहले तो उनकी अटेंशन ले पाना बड़ा मुश्किल है, उनका ध्यान ही नहीं रहता मुझ पर। अब अगर उनका ध्यान किसी तरह से अपने ऊपर कर भी लिया जाए, अटेंशन ले भी ली जाए, और फिर कुछ बताया जाए उन्हें, कुछ बहुत सोच समझ कर बताया जाए उनको, तो पता है क्या होता है, हमेशा नाना जो भी काम कर रही होती है ना उसको रोकती है, काम करना बंद कर देती है ताकि उसका एक कान मेरी ओर झुक जाए। नाना जो भी काम कर रही होती है उसको रोक कर, अपना मुंह खोल कर मुझे बहुत देर तक घूरने लगती है, और फिर थोड़ा सा सर झुकाती है, कान टेढ़ा करती है अपना, ताकि उसका एक कान मेरी ओर हो जाए। और फिर बोलती है, एडजुआ यू से व्हाट, तुम क्या बोलती हो एडजुआ। अब मुझे दोबारा से सब कुछ बताना पड़ता है, और मेरी बात दोबारा से सुनने के बाद या तो नाना कहती है, नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट डैट, दोबारा ये सब बातें मत करना कभी, या तो ये बोलती है नाना, या फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती ही रहती है वो, जब तक उसके आंसू ना आ जाए ना हंसते हंसते, तब तक हंसती रहती है वो। मेरी बात पर खूब हंसती है वो, और फिर जो काम कर रही होती है उसको रोक कर अपने कपड़े के किनारे से आंसुओं को पोंछेगी,
और फिर वो हंसती रहती है जब तक वो हंसते हंसते पूरी तरह से थक न जाए। और फिर जैसे ही नाना को कोई और मिलता है ना, तो जो भी बातें मैंने उसको बता रखी होती हैं वो सारी बातें उसको बता देती है जाके। इससे पहले कि नाना सब कुछ भूल जाए वो सब कुछ बता देती है किसी दूसरे को। और फिर वो दोनों लोग मिलकर मेरी बातों पर हंसने लगते हैं, और इतना हंसते हैं कि उनके आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो 3-4 या इससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग मिलकर मेरी बातों पर हंसते हैं। वो सारे के सारे बड़े लोग इतना हंसते हैं कि उनके आंसू निकल जाते हैं। और ये सब मेरी बातें सुन के होता है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग हंसते क्यों हैं। ऐसा क्या ही बोल देती हूँ मैं। मुझे कोई ये नहीं बताता कि जो बातें मैंने बोली हैं उसे मैं दोबारा क्यों नहीं बोलूँ। सब लोग बस यही बोल देते हैं कि ये बात अब दोबारा कभी मत बोलना, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों नहीं बोलना। या फिर हंसने लगेंगे और फिर सबको सुनाएंगे, सब हंसेंगे। ऐसा क्या ही बोल दिया मैंने जो इतने सारे लोगों को बार बार सुनाया जाता है और हंसा जाता है मेरी बातों पर। ये दोनों ही रिएक्शंस मेरे समझ में नहीं आते, बहुत कंफ्यूजिंग है। और इन्हीं की वजह से मेरा मन करता है कि मैं अपनी बातें अपने तक रखूं, किसी को नहीं बताऊं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एडजुआ की टांगें ना बहुत ही पतली दुबली हैं। तो वो कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने नाना और माँ से कहूँ कि आपको इन टांगों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों इतना फ़िक्र करते हो मेरी टांगों का। और मेरी पतली दुबली टांगें, ये कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जिसके लिए मेरे दोनों फेवरेट लोग लड़ाई करें। आप क्यों लड़ाई करते रहते हो, मेरा मन करता है ऐसा बोलने का। अब मैं ऐसा कहना तो चाहती थी पर मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं ये नहीं सुनना चाहती थी कि वो लोग हमेशा की तरह बोलें कि तुम ये बात दोबारा मत करना, या फिर वो इस बात पर भी हमेशा की तरह हंसना शुरू कर दें और मेरी पतली टांगों पर सब हंसने लगें। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से ये दोनों मेरी पतली टांगों के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। और मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ ना, थोड़ी सी सोचने समझने के काबिल हुई हूँ, तब से सबसे पहला मुद्दा जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है, जो मेरे समझ में आया है, सबसे पहला मुद्दा वो मेरी टांगों का ही था। मतलब जब से मैंने होश को संभाला है ना, तो मेरी टांगों का ही मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहला मुद्दा यही है और सबसे ज़्यादा डिस्कशन मेरी टांगों की होती है। मेरी टांगों की डिस्कशन हर टाइम चलती रहती है। और मेरी नाना बोलती थी, तुम्हें पता है, मैं गॉड को थैंक यू बोलती थी कि तुम्हारा सबसे पहला बच्चा एक लड़की है, लेकिन मैं इसकी टांगों के बारे में श्योर नहीं हूँ। और नाना अपना सर हिलाया करती थी, बहुत दुखी हुआ करती थी। फिर मेरी माँ बोलती नाना से, माँ आप क्यों एडजुआ की टांगों की शिकायत करती रहती हैं हमेशा। अगर आप मुझसे पूछो। माँ की बात को काटते हुए नाना बोलती, अरे कितनी पतली टांगें हैं। और मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कितने पतले पैर हैं इसके। नाना के पास में बहुत तरह की आवाज़ें हैं, मतलब धीमे भी बोल सकती है, तेज़ भी बोल सकती है, नर्म होकर बोल सकती है, सख्त होकर बोल सकती है, कठोर बोल सकती है। एक अलग तरह की स्पेशल आवाज़ वो निकाला करती थी जिससे वो सभी को चुप कर दिया करती थी। तो उन्होंने अलग तरह की आवाज़ निकालकर, गुस्से वाली आवाज़ निकालकर माँ को चुप कर दिया। जैसे हमारे घर में भी कई बार क्या होता है, जब कोई घर का बड़ा गुस्से में होता है तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। और उस आवाज़ को निकलते ना हम सब चुप हो जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बोल पाएँ। तो नाना के पास में बहुत तरह की आवाज़ें हैं और उनमें से एक स्पेशल तरह की आवाज़ है, गुस्से वाली आवाज़ है, जिसे निकाल कर वो माँ को चुप कर दिया करती थी। लेकिन मेरी माँ ने दोबारा थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कोशिश कर कर कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी टांगें नहीं होती। नाना ने पलट कर कहा, पर एडजुआ की तो टांगें हैं, लेकिन बहुत ही पतली हैं और एक औरत के लिए बहुत लंबी हैं। काया, मेरी बात सुनो, जो तुम कह रही हो ना कि बहुत से लोगों के पैर नहीं होते, ऐसा ना बहुत 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 ही कम होता है, कभी कभार होता है ऐसा। नेचर सभी बच्चों की माँ होती है और नेचर कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसे बच्चों को पैदा कर देती है जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या फिर हाथ और टांगें दोनों नहीं होती। लेकिन ये एक एक्सीडेंट है, मदर नेचर की तरफ से ऐसा बहुत 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 ही कम होता है। ये बहुत ही दुख की बात है। पतली टांगें हर किसी की थोड़ी होती हैं, हर कोई इनकी रोज़ रोज़ बातें थोड़ी करता है। अगर कोई बच्ची पैदा हो रही है ना और उसकी टांगें भी हैं, तो फिर उसकी टांगें होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, उनके ऊपर मीट होना चाहिए। इतनी पतली दुबली टांगें नहीं होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ लेग्स? मेरी माँ के सवाल से मैं समझ जाया करती थी कि वो अंदर से रो रही है।
लेकिन नाना कभी भी अंदर से रो रही मेरी माँ की आवाज़ को नहीं सुनती थी। लेकिन अगर नाना को एहसास हो भी जाता ना कि मेरी माँ रो रही है अंदर से, तब भी वो इन बातों को बंद नहीं करती, तब भी वो ऐसे ही बोलती। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही है। मेरी टांगों की बात को हटा दो, साइड में कर दो मेरी टांगों को, तब तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो मेरी टांगों को ले आती है ना, तब वो अच्छी नहीं है। और मुझे भी कई बार सरप्राइज़ होता था कि वो इतना ज़्यादा र्यूड, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ कैसे हो सकती है मेरी माँ के साथ में। खैर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अच्छे लोग कौन होते हैं और बुरे लोग कौन होते हैं। वैसे नाना कैसे अच्छी हो सकती है? वो हमेशा तो मेरी टांगों के बारे में बात करती रहती है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी टांगों की बातों को छोड़कर नाना बहुत अच्छी है। टांगों की बातें ले आती है तो ख़राब है, वरना अच्छी है। नाना आगे बोलती है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई भी औरत इस दुनिया में आने का फैसला लेती है अपनी 2 टांगों के साथ, तो फिर उसे ऐसे पैर चुनने चाहिए जिन पैरों में गोश्त हो, मीट हो, जिन टांगों के काफ्स यानी पिंडलियाँ बढ़िया हों, क्योंकि ऐसी टांगें सॉलिड हिप्स को सपोर्ट करेंगी। और एक औरत के सॉलिड हिप्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को पैदा कर सके, सही से बच्चों को डिलीवर कर सके। ओ माँ! और फिर इस तरह से मेरी माँ काया अपने रिएक्शन देती थी। और फिर ये डिस्कशन या तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है या फिर कोई और टॉपिक पर बातें शुरू हो जाती थीं। कभी कभी नाना मेरे फादर की बातों को भी खींच कर ले आती थी, मेरे फादर की बातें भी करने लगती थी। नाना बोलती थी कि आखिर हैं तो सब भगवान के ही बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कॉलोनी में चोर को पकड़ा जाता है तो खूब पिटाई होती है चोर की, और हम कहते हैं कि यार छोड़ दो बस, अब इंसान ही है, ये हमारे जैसे ही है, ये भी गॉड का ही बनाया हुआ है। तो बिल्कुल सेम टोन में नाना बोल रही है। जब उसके फादर की एडजॉय के पापा की बात छिड़ी ना, तो इसी टोन में कह रही है कि आखिर हैं तो सब भगवान के बच्चे, मतलब वो इंसान बहुत बुरा है लेकिन है तो भगवान का ही बच्चा, है तो इंसान ही। नाना ना इस तरह से ताना मार रही है, टॉन्ट कर रही है यहाँ पर, और बोलती है कि जब हमारी एक लौती बेटी ने ही जिद कर ली कि ऐसे ही मर्द से शादी करनी है मुझे, तो फिर क्या ही कीजिएगा, क्या ही कीजिएगा जब आपकी लौती बेटी ये कह रही है कि मुझे इसी से शादी करनी है। वो तो शुक्र है इस बात का कि ज़िंदगी में शादी के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही आई है कि हमारी पोती की टांगें पतली पतली कमज़ोर हैं। इतनी पतली और लंबी टांगें हैं कि ये किसी काम की नहीं है, बेकार है बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि तुमने इतने बेकार, इतने घटिया इंसान से शादी करी है। तुम तो गॉड का शुक्र करो कि सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे पास में पतली टांगें ही आई हैं। कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था। जिस तरह के इंसान से तुमने शादी करी है, कुछ बहुत बुरा हो सकता था। तुम गॉड का शुक्र करो कि तुम्हारे पल्ले यही सबसे बड़ी परेशानी आई है कि हमारी पोती की पतली और बेकार टांगें हैं। नाना हमेशा हल्का सा फुसफुसाती थी मेरे पापा के बारे में दबी आवाज़ में, और उसे ऐसा लगता था कि मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं हमेशा सुन लिया करती थी उसकी बातें। और कई बार क्या होता था कि मैं सुन नहीं पाती थी। कई बार वो इतनी दबी हुई आवाज़ में बोलती थी कि मेरे समझ में नहीं आता था कि नाना ने क्या बोला है मेरे पापा के बारे में। लेकिन जब मैं देखती थी कि मेरी माँ चुप हो गई है, उसके पास में कुछ भी नहीं है बोलने को, और उसकी थोड़ी बहुत हिम्मत भी टूट चुकी है, तो मैं समझ जाती थी कि मेरे पापा की बात हुई होगी ज़रूर। तभी माँ एकदम चुप हो गई है, उसकी पूरी हिम्मत टूट गई है। टांगे, टांगे जिन पे मांस लगा हो, मीट लगा हो, टांगे जिनकी पिंडलियाँ अच्छी हों, पिंडलियाँ मतलब काव्स, और वो अच्छी काव्स सॉलिड हिप्स को सपोर्ट करें ताकि एक औरत बच्चे को जन्म दे सके। लेग्स that have meat on them with good calves to support solid hips to be able to have children। दोस्तों ये लाइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन लाइंस से ना हमें पता लग रहा है नाना की मेंटालिटी के बारे में। देखो, नाना थोड़ी पुराने ज़माने की है, ऑर्थोडॉक्स है, और वो सोचती है कि औरत का काम है सिर्फ बच्चों को पैदा करना, और बच्चे पैदा करने के लिए टांगें मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर एक औरत अनफिट है, उसके टांगें कमज़ोर हैं, तो फिर इस समाज में उसकी कोई जगह नहीं है, वो एकदम बेकार है, वो एक बोझ है समाज के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एक दिन जाके देखूं कि जिन औरतों ने बच्चों को जन्मा है, जिनकी टांगें मजबूत हैं, उनकी टांगें आखिर होती कैसी हैं। मुझे तो नहीं पता ना कि मजबूत टांगें कैसी होती हैं, तो मैंने सोचा एक दिन जाके देखूं तो ज़रा कि मजबूत टांगें आखिर होती कैसी हैं, जिन औरतों ने बच्चों को जन्मा है उनकी टांगें कैसी होती हैं। ज़रा मैं भी तो देखूं। लेकिन हमारे गांव में औरतों की टांगें देखना बहुत ही मुश्किल काम था। बूढ़ी औरतें हर टाइम रैप राउंड्स पहना करती थीं। दोस्तों, रैप राउंड्स इस तरह की ड्रेस होती है, ये अफ्रीका की ट्रेडिशनल ड्रेस है, और इसे पहनने के बाद में टांगें दिखाई नहीं देती। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे नदी में नहाने की इजाज़त मिल जाए औरतों के साथ में, तो फिर शायद मैं देख पाऊँ उनकी टांगों को, लेकिन मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिल पाया।
मैंने बहुत 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 ही ज़्यादा कहा, और इतना कहने के बाद सिर्फ इतनी परमिशन मिली कि नदी के किनारे पर, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, वहाँ पर मैं जा सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ में छपक छपक करने के लिए। पर मेरी दोस्त तो मेरी उम्र की हैं, मेरी जैसी हैं, तो उनकी टांगें तो बहुत छोटी थीं। मुझे तो उन औरतों की टांगें देखनी थी जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है, तो कुल मिला के मैं मजबूत टांगों को नहीं देख पाई। वैसे नहाने के लिए हमारे झोपड़े के पीछे एक छोटा सा बाथरूम था, वहाँ पर हम लोग नहाते थे। तो मैंने सिर्फ अपने दोस्तों की ही टांगें देखी हैं जो मेरी ही उम्र की थीं, या फिर मैंने नाना की और अपनी माँ की टांगें भी देखी हैं। नाना और माँ की टांगें अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड इस वजह से हैं क्योंकि इन दोनों ने ही बच्चों को जन्म दिया है। नाना ने मेरी माँ को जन्म दिया है और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। तो नाना और मेरी माँ दोनों की टांगें अप्रूव्ड हैं, इन दोनों ने बच्चों को जन्मा है। खैर, मेरे तो जितने भी दोस्त थे ना, सबके पास में टांगें थीं, और उनकी टांगें टांगें जैसी लगती थीं। जैसी टांगें होनी चाहिए वैसी ही टांगें थीं मेरे दोस्तों की। लेकिन उन टांगों पर मीट था या नहीं था जो हिप्स को सपोर्ट कर सके, ये मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा आपको? एडजुआ कह रही है कि टांगें तो थी मेरे दोस्तों की, लेकिन जैसी टांगें नाना बताया करती थी कि इतना मीट होना चाहिए ताकि वो हिप्स को सपोर्ट करें, वैसी टांगें थी मेरे दोस्तों की या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस छोटी सी बच्ची एडजुआ के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है ना नाना की बातों ने। ये बेचारी बहुत इनसिक्योर हो गई है अपनी टांगों को लेके। आगे बोलती है, जो बड़े लड़के और लड़कियां हैं उनके हिसाब से हमारे छोटे से गांव और छोटे शहर के बीच का डिफरेंस 5 किलोमीटर का है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये 5 किलोमीटर होता कितना है, लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं ना, ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि यार कितना ज़्यादा रास्ता है, रोज़ रोज़ कितना चलना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। लेकिन मेरे लिए ये फासला कुछ भी नहीं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती स्कूल जाने में, मैं तो नहीं थकती, और स्कूल बहुत अच्छा भी है। मतलब एडजुआ बताना चाह रही है कि जो 5 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो बाकी बच्चों के लिए तो बहुत थकान वाला है, जो उससे उम्र में बड़े हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लगता है रास्ता। लेकिन एडजुआ को ये रास्ता पता भी नहीं लगता, वो आराम से स्कूल में पहुंच जाती है। उसको नहीं लगता कि रास्ता बहुत ज़्यादा है। हाँ, स्कूल के बारे में भी नाना और माँ बहुत बातें करती हैं, और दोनों का नज़रिया स्कूल को लेकर अलग अलग है। नाना को लगता है कि स्कूल जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया कि नाना की बातों का क्या मतलब है। और मेरी माँ नाना से एग्री नहीं होती है। माँ हमेशा नाना से बोलती थी कि उसे ऐसा लगता था जैसे मानो उसे किसी बंद काले कमरे में रख दिया हो, कैद कर दिया हो, क्योंकि वो कभी स्कूल गई ही नहीं। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई तो उसे ऐसा लगता था कि काली कोठरी में उसको बंद कर दिया हो। अगर मेरी बेटी एडजुआ थोड़ा सा पढ़ लिख लेगी, कुछ लिख सकेगी, अपना खुद का नाम पढ़ सकेगी, शायद कुछ कैलकुलेशंस कर सकेगी पेपर पर, तो ये कितना अच्छा होगा। एडजुआ बाद में भी तो शादी कर सकती थी, और शायद के आगे माँ बोलना चाहती थी कि शायद बच्चे भी कर लेगी। लेकिन माँ की बात पूरी होने से पहले ही नाना हंस पड़ती। हाँ, ऐसी टांगों के साथ तो इसको स्कूल ही भेज देते हैं। मतलब ये किसी काम की तो है नहीं, इसको स्कूल में भेजो। किसी काम की नहीं है ये, इसे स्कूल में भेज दो, ऐसा बोलती थी नाना। अब स्कूल में हर साल दौड़ लगती थी, और हर साल दौड़ में मैं फर्स्ट आती थी। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं घर में जाके बताऊं कि मैं दौड़ में फर्स्ट आई हूँ। नाना और माँ को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं दौड़ में फर्स्ट आई हूँ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुझे नहीं पता कि कैसे टीचर्स ने ये फैसला लिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट गेम्स में अपने स्कूल की तरफ से जूनियर सेक्शन में दौड़ूंगी। डिस्ट्रिक्ट गेम्स में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगी, अपने स्कूल के लिए दौड़ूंगी। जब मैंने अपने घर में आके बताया नाना और माँ को, तो उन दोनों ने पहले तो यकीन ही नहीं किया। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट गेम्स में दौड़ूंगी अपने स्कूल के लिए। नाना ने डिसाइड किया कि वो खुद स्कूल में जाएंगी और अच्छे से पूछ कर आएंगी। और फिर उन्होंने घर में आके माँ को भी बताया कि हाँ, ये सच है, सच में एडजुआ स्कूल के रनर्स में से एक है जो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी डिस्ट्रिक्ट गेम्स में। माँ और नाना दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब से नाना ने सुना है ना कि मैं स्कूल के लिए दौड़ लगाऊंगी, तब से मैंने नाना को मेरी टांगें चुपके चुपके घूरते हुए देखा है। और नाना ऐसे बनती थी जैसे वो देख ही नहीं रही है मेरी टांगों को, लेकिन मैंने उसे चुपके चुपके मेरी टांगों को देखता हुआ पकड़ लिया था। अब पूरे हफ्ते मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म नाना खुद धो रही थी, और ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। कहाँ तो नाना को लगता था कि स्कूल जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब खुद यूनिफॉर्म को धो रही है। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था एडजुआ के लिए। और नाना सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। नाना मिस्टर मैंसा के घर पर गई और उनसे उधार पे कोयले वाली प्रेस लेकर आई,
और यूनिफॉर्म को इतना प्रेस किया, इतना प्रेस किया, इतना प्रेस किया उन्होंने कि अगर मैं यूनिफॉर्म होती तो मैं खुद बोल देती कि भैया बस करो, इतना प्रेस मत करो, बस बहुत हो गया। और इस हफ्ते अपने स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना बहुत ही अच्छा था। परेड में भी जब दोपहर को यूनिफॉर्म पर धूप पड़ी ना, तो मेरी यूनिफॉर्म बहुत चमक रही थी। बाकी सब बच्चों की यूनिफॉर्म से ज़्यादा चमक रही थी मेरी यूनिफॉर्म। मुझे यकीन है कि नाना ने भी देखा होगा मेरी यूनिफॉर्म को चमकते हुए और उसे बहुत अच्छा लगा होगा। और नाना भी हमारे साथ में आ रही थी हर दोपहर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में। हर दोपहर को नाना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का फंक्शन अटेंड करने आती थी और वो धुले हुए साफ़ कपड़े पहन कर आती थी। जैसे जब हम लोग कभी किसी ओकेशन पर जाते हैं, किसी फंक्शन वगैरह पर जाते हैं, तो अच्छे बढ़िया धुले हुए कपड़े पहन के जाते हैं, साफ़ एकदम। तो वैसे ही कपड़े नाना पहन कर आती थी उसके स्कूल में दोपहर को। और वो कपड़े कच कच की आवाज़ करते थे, थोड़े करारे करारे होते थे। नए कपड़े होते हैं ना, थोड़ी कच कच की आवाज़ करते हैं, वैसी आवाज़ नाना के कपड़े करते थे। तो नाना भी स्कूल में जाती थी अपने बेहतरीन कपड़ों को पहन के, धुले हुए साफ़ एकदम। और जब वो उन कपड़ों को पहन के चलती थी तो कच कच की आवाज़ आती थी। और नाना हमेशा हम बच्चों के पीछे पीछे चलती थी, जैसे मानो वो दिखाना चाह रही हो कि मैं तो कहीं और पर ही जा रही हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो कहीं और ही जा रही हूँ, ऐसा वो दिखाना चाह रही हो। तुम्हें देखने के लिए थोड़ी आई हूँ, कहीं और ही जा रही हूँ मैं तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नाना बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर रही थी, बताना नहीं चाह रही थी। मैंने अपने स्कूल की हर एक दौड़ में जीत हासिल करी और मैंने कब जीता, बेस्ट ऑलराउंड जूनियर एथलीट का। नाना ने पहले तो कहा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन पता है नाना ने क्या करा? उसने उस चमकते हुए कप को अपने कमर पर उठाया, जैसे बच्चों को उठाया जाता है ना, या फिर कोई बहुत ही कीमती चीज़ को उठाया जाता है, वैसे ही नाना ने कप को उठाया। और इस बार वो अकेली नहीं गई, हम सबके साथ में घर गई। मैंने आपको बताया ना कि नाना अंदर से बहुत खुश है, लेकिन वो अपनी खुशी को बताना नहीं चाह रही। तो जब ये लोग गांव में पहुंचे तो नाना ने घर के आंगन में माँ को कप दिखाया। स्कूल के हेडमास्टर को कप देने से पहले माँ को दिखाया, देखो कप जो है वो स्कूल में जाएगा, हेडमास्टर को जाएगा। लेकिन स्कूल में देने से पहले नाना ने मेरी माँ को दिखाया कप। ओह, ये बड़े लोग कितने अजीब होते हैं ना। अभी नाना ने मुझे अपनी गोदी में लिया हुआ है और हल्का हल्का सा रो रही है और मन ही मन कुछ बुड़बुड़ा रही है। नाना बड़बड़ा रही थी, अगर टांगे पतली हैं तो वो भी काम कर सकती हैं, पतली टांगे भी काम की हो सकती हैं। हालांकि कुछ टांगों पर ज़्यादा मीट नहीं होता कि वो हिप्स को अच्छे से कैरी कर सकें, लेकिन ये पतली टांगे भी भाग सकती हैं, पतली टांगे भी भाग सकती हैं, और ना जाने फ्यूचर में ये और क्या क्या कर सकती हैं। तो इस तरह से नाना बुड़बुड़ा रही है और उसे समझ में आ गया है कि पतली टांगे भी काम की होती हैं, बेकार नहीं होती। वैसे मुझे इन टांगों वांगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैंने अभी तक महसूस किया है, अभी तक मेरी जो सोच रही है वो ये है कि टांगों के साथ और भी बहुत कुछ करना चाहिए। टांगों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो हिप्स को सपोर्ट कर सकें ताकि बच्चों को जन्मा जा सके। टांगों से और भी बहुत काम हो सकते हैं। और ये बात बोलने में मैं हमेशा से डरा करती थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कभी बोल देती तो मेरे बड़े कहते, अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी दोबारा मत बोलना। या तो वो ऐसे बोलते, या फिर वो इतना हंसते मेरी बात पर कि हंसते हंसते उनकी आंखों में पानी आ जाता। लेकिन चलो कोई नहीं, ये बेहतर है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैंने उन्हें बोलने के बजाय करके दिखाया। हालांकि मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं करी थी कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी उन्हें, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। और मेरी माँ के पास में तो हमेशा की तरह कोई शब्द ही नहीं थे बोलने को। मतलब वो बहुत ही खुश थी इस बार, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। तो आखिर में एडजियो ने कुछ बोला नहीं, करके दिखाया। बोलते ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसने कुछ करके दिखाया। हालांकि उसने ये प्लानिंग नहीं करी थी, लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंग्लिश की बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।